हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ख़ास तौर पे चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, कोशिका, जी हाँ, ये जो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, ये 9th क्लास में पूरे का पूरा एक चैप्टर है। 10th से लेके 12th तक में इसके अलग अलग पार्ट्स भी बताए जाते हैं। और जो कंपटीशन एग्जाम बच्चे दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कोशिका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोशिका क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये है, कोशिका क्या है। कोशिका की आकृति व आकार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कोशिका मतलब सेल। आप सेल से क्या समझते हैं। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, हर टर्म को मैं आपको इंग्लिश में करके बताऊंगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एक बार आप जब इसको पूरी तरह पढ़ लेंगे तब आप देखिएगा कितने आसान शब्दों में मैं इस पूरे चैप्टर को समझा रहा हूं आपको। देखिए, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, ये देखिए, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब संरचनात्मक मतलब संरचना बनाने में, क्रियात्मक मतलब जो भी क्रिया कर, जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे जो छोटी चीज होती है वो क्या होती है हमारे पास घर बनाने में। जैसे एक ईंट लगाते हैं ना आप, जो सबसे छोटी चीज होती है, वैसे जब हमारा एक जब शरीर बनता है तो उसकी जो सबसे छोटी चीज होती है, जो सबसे छोटी इकाई है, वही क्या है, कोशिका। समझ रहे हैं, इसकी साइज बहुत नैनोमीटर तक होती है। इवन मैं इस पेन की निब की अगर बात करूं तो अगर इस निब को अगर आप कट करें और उसमें अगर आप सेल में जाएंगे तो लगभग इसके 10,000 से 1 लाख अगर पीस करें, सोचिए कितने छोटे हो जाएंगे। उनमें से एक जो पार्ट होगा उसे आप कोशिका कहेंगे। तो जो कोशिका है वो क्या है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है, यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। मतलब देखिए, इनकी जो आकृति आकार है वो इनके कार्यों पर निर्भर करती है। जैसे एक जो एग है, एक अंडा है, वो अपने आप में एक सेल है, एक कोशिका है वो। अब वो देखिए वो कितना बड़ा है, समझ रहे हैं। तो जो आकृति और आकार है ये डिपेंड करता है कि वो कहां पर है और क्या काम कर रहा है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कंपटीशन वाले बच्चे इसको अच्छे से कर लें, ये बहुत बार पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक 1665 में। सामान्यतः कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती भी रहती हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा एक कोशिकीय मतलब सिंगल सेल एनिमल होता है, ये एक सेल से बना होता है। अमीबा और पैरामीशियम, ये ध्यान रखिएगा, ये भी कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, मतलब वो एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आते। तथा प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, जैसे तंत्रिका कोशिका। तो मेन इसकी डेफिनेशन आपने क्या, परिभाषा क्या सीखी, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। ये देखिए, मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे चिकनी पेशी कोशिका कुछ इस तरह से होती है। रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर आपने पढ़ा होगा ना, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वो सारे, ये वो भी कोशिका है, वो भी एक कोशिका है। ये देखिए, ये तंत्रिका तंत्र है, ये 10th में जाएंगे, 12th में तो उसकी पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा। ये एक तंत्रिका तंत्र है। नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसका एक अगर हम कोशिका निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा वो। ये देखिए, ये अंडाणु है, ये अस्थि कोशिका है और ये वसा कोशिका। तो इस तरह से कुछ कोशिकाएं दिखाई देती हैं। अब देखिए, विसरण और परासरण मतलब डिफ्यूजन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफ्यूजन, परासरण मतलब ऑस्मोसिस, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है, पहले एक चीज छोटी सी समझिए। घर में अगरबत्ती जली एक कोने में तो उसकी खुशबू दूसरे कमरे तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंची भैया, जहां पर जलाया वहां उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, मतलब ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थी। तो हमेशा जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करते हैं बिना किसी झिल्ली के। अब देखिए, अगरबत्ती की जो खुशबू है वो हवा के साथ जा रही है, उसके बीच में कोई झिल्ली नहीं है, तो मतलब सीधे हवा के साथ जा रही है, तो इसलिए वो विसरण कहलाएगा। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो जबकि अगर वही काम
अगर वही काम अगर किसी झिल्ली मतलब किसी लेयर के कारण हो रही है, जैसे किशमिश को अपने पानी में डाला रात को तो सुबह वो फूल जाएगी। क्यों फूली? वो किशमिश की जो लेयर है, जो उसके बाहर की तरफ जो लेयर है, वो उसमें काम कर रही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ले जाने में, और उसके बीच में वो लेयर है, तो इसीलिए वो परासरण हो गया। तो विसरण और परासरण दोनों हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है। इसमें झिल्ली की जरूरत नहीं होती, जबकि इसमें कौन सी होती है? पारगम्य झिल्ली जो होती है उसकी जरूरत होती है। ये तो मेन डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, किसी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही विसरण कहलाता है। अभी समझाया आपको। यह क्रिया गैस से गैस में सर्वाधिक होती है। उदाहरण, कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज हो गई। अब आइए देखिए परासरण वाले में। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है। ये नाम जो झिल्ली है उसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा गया? देखिए, कोशिका को जितनी जरूरत होगी झिल्ली उतने ही पानी को अंदर जाने देगी। जैसे किशमिश अगर फूल रहा है तो जितनी उसकी क्षमता है उतना ही पानी वो झिल्ली अंदर जाने देगी। ऐसा नहीं कितना जाने देगी कि वो झिल्ली फूट जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसको वर्णात्मक बोला जाता है, क्योंकि ये चूज करता है कि कोशिका में किन किन चीजों को जाने देना है और किन किन को नहीं जाने देना है। मतलब ये एक तरह से गार्ड का काम करता है कि किसको अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना है। तो 9th क्लास के बच्चों में क्वेश्चन है कि अगर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली डैमेज हो जाए तो क्या होगा, मतलब अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, कोशिकाओं में पदार्थ का आदान प्रदान जो है वो बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो जाएगा। कोई भी अंदर चला जाएगा, कोई भी पदार्थ बाहर आ जाएगा और धीरे धीरे कोशिका नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो परासरण अभी हमने देखा, परासरण अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो वह परासरण कहलाता है। यह भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। यह द्रव से द्रव में सर्वाधिक होता है। वो गैस से गैस में था और ये द्रव से द्रव में सर्वाधिक होता है। पौधों की मूल द्वारा जल का अवशोषण करना इसका उदाहरण है। जैसे जड़ें जो पानी को खींचती, कैसे खींचती हैं? जैसे पानी की कमी हुई पौधों में तो वहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, फिर ये हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा पानी कहाँ है? जमीन में। कम पानी है पौधे में तो ज्यादा से कम में जा रहा है, और जो मूल है जड़ वो पारगम्य झिल्ली का काम कर रही है। तो ये था आपका विसरण और परासरण में अंतर। तो आप पार्ट इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके पूरे लाइफ टाइम तक काम आएगा जब तक आप पढ़ाई करेंगे। चलिए देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम कोशिका के अंदर जो अलग अलग अंगक पाए जाते हैं, मतलब कोशिका के अंदर जो अब अंग हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को नॉर्मल सा ध्यान रखिए, इससे क्या कहा जाता है? एनर्जी जो मिलती है, एटीपी जो मिलती है, कोशिका क्या ऊर्जा ग्रह, मतलब ये ही पूरी कोशिका को ऊर्जा देता है। एनर्जी देने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये ध्यान रखना है कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए, और जो स्कूल लेवल पे भी हैं तो इसकी देखिए आप लोग क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ये सभी पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पादप में भी मिलता है और जंतु में भी मिलता है। और सूक्ष्म कणिकाओं या धागे के टुकड़े, कैसे दिखता है? ये धागे के टुकड़ों जैसे दिखाई देता है। बहुत से बच्चों को याद नहीं होता। देखिए, जो मैं टिक लगा रहा हूं इसको आपको अपने शब्दों में फिर लिखना है। आप ऐसे कैसा नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं? अभी देखिएगा, जैसे धागे के टुकड़ों जैसा दिखाई देता है। हो गया एक सेंटेंस तैयार। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी मतलब दो झिल्लियां होती हैं। ठीक है, डबल लेयर्स। अब देखिए, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, पोर्स, छिद्र का मतलब पोर। तो जो बाहर की तरफ इसकी झिल्ली होगी, जो लेयर होगी, उसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो ये बाहरी झिल्ली में तो छिद्र हो गए। अब भीतरी झिल्ली जो है वो बहुत अधिक वलित होती है। वलित मतलब समझ गए? उनमें क्या होता है, बहुत सारे वो होते हैं, मतलब कर्व्ड लाइंस होती हैं। इस तरह से ये मूव ऐसे 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 मूव करेंगी ये, तो वलित होती है। ठीक है, बाहर में छिद्रित था, अंदर की तरफ ये वलित है। ठीक है, ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। और यहां पर ये क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, ऐसे समझिए। ये जो वलित भाग है यहीं पे एटीपी बनाने की क्रिया संपन्न होती है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये भी आपके पाठ में प्रश्न है कि कोई भी दो ऐसे अंगक बताइए जिनके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। तो अपना कुछ प्रोटीन भी ये स्वयं बनाते हैं। अब जिन बच्चों को याद नहीं होता उनके लिए देखिए कैसे करेंगे। धागे के समान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों कोशिका में मिलते हैं।
और इनकी जो संरचना है या ये धागे के टुकड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। दोहरी झिल्ली, ये दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, नहीं आ रहा तो बाहरी झिल्ली में छेद होते हैं, जबकि अंदर की जो झिल्ली होती है वो वलय प्रकार की होती है और उसी से एटीपी का निर्माण होता है। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। हो गया माइटोकॉन्ड्रिया तैयार। बस इस तरह से समझिए उस चीज को। अब इसका कार्य देखिए, यह कोशिका का बिजली घर होता है। अभी बताया था ना, ऊर्जा देता है, बिजली घर होता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए यह एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। और ऊर्जा किस रूप में देता है? ये एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। मतलब कोशिका को जब भी ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा किससे लेगा? एटीपी से लेगा। तो बिजली घर हो गया और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। अगला टॉपिक लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड बैग। क्यों? इसके अंदर ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पूरी कोशिका को ही खत्म कर सकते हैं। समझ गए? तो इसका मेन काम क्या हो गया? जो टूटी फूटी कोशिका है या कोई कोशिका खराब हो गई है तो ये क्या करता है? फट जाता है और उस पूरी कोशिका को खत्म कर देता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। समझ में आया? सुसाइडल बैग मतलब आत्मघाती थैली। ये ऐसे केमिकल रखता है कि उस पूरी कोशिका को ही खत्म कर सकता है। ठीक है? यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र। अभी बताया ना, अपशिष्ट जो भी टूट फूट है या गंदगी है उसको निपटाने में ये मदद करेगा। इसमें झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। झिल्ली से घिरी, झिल्ली मतलब कवरिंग होती है, झिल्लियों की लेयर्स होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? पाचक एंजाइम। आरईआर इन एंजाइमों को बनाते हैं। आरईआर कौन सा हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे ये टॉपिक आएगा, मैं समझा दूंगा, परेशान ना हो। अंतःप्रदवी जालिका, खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका इनका निर्माण करता है। इसमें कौन से एंजाइम होते हैं? पाचक एंजाइम। ठीक है? कौन निर्माण करता है? आरईआर। यह बाहरी पदार्थों को, देखिए, यह बाहरी पदार्थों के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके, पाचित मतलब उनको पचा लेता है। जो टूटे फूटे भाग है उनको पचा लेगा। किसको पचा रहा है? ये कोशिका के टूटे फूटे भागों को करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका को क्या करते हैं? साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक इसमें चले जाते हैं, जो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के इसका काम क्या हो गया? पाचित करके कोशिका को साफ करना। जो भी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनका पाचन कर लेना और कोशिका की सफाई। तो इसका मेन काम हो गया कोशिका की सफाई करना। ठीक है? अगला है गोल्जी उपकरण। अगला देखिए, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका का अंगक होता है। ये झिल्ली युक्त पुट्टिका है। झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, इस पे भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। पुट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सची रहती है। समानांतर समझ गए ना? पैरेलल। एक यहाँ पर है, जैसे ये देखिए, एक ऐसे होगी तो एक इसके ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये समानांतर होते हैं। तो इन्हें कुंडिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिका। इन झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रदवी जालिका से होता है और इनका संपर्क किससे रहता है? अंतःप्रदवी जालिका से। और इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। और ये किसको बनाती है? जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र। समझ रहे हैं? कोशिकीय झिल्ली तंत्र को के दूसरे भाग को बनाती है। तो इसका क्या काम हो गया? एक तो ये मेम्ब्रेन युक्त हो गया, ठीक है, झिल्ली युक्त पुट्टिका हो गई। एक दूसरे के ऊपर ये समानांतर रूप से रहते हैं, इन्हें कुंडिका कहते हैं। और इन झिल्लियों का संपर्क किससे रहता है? अंतःप्रदवी जालिका से। अब इसके काम देखिए, कार्य क्या है इसका? अंतःप्रदवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। संश्लेषित मतलब जो बने हैं, जिनको ईआर ने बनाया है, उनके पैकिंग का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। ठीक है? उनको पैक करने का। उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है और फिर उनको पैक करके भेजने का काम किसका हो गया? गोल्जी उपकरण का। फिर देखिए, अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसने बनाया। गोल्जी उपकरण उन्हें पैक करेगा और फिर उनको भेज देगा। तो इसका मेन काम होता है पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का।
तो इस कार्य में पुट्टिका के पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना सम्मिलित है। मतलब वही पैकेजिंग, पैक करना और फिर उसको लेके जाना। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम इससे ऊपर पढ़ा था ना, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं तथा ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का भी निर्माण करते हैं और सामान्य शक्कर को किस में बदल देते हैं? जटिल शक्कर में। अब आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर गोल्जी उपकरण, कोशिका में अगर गोल्जी उपकरण खराब हो गया या टूट फट गया तो इससे क्या नुकसान होगा? तो ये जो दोनों कार्य हैं ये दोनों कार्य नहीं होंगे भाई, ये दोनों कार्य नहीं होंगे। अगर गोल्जी उपकरण नहीं है तो दोनों कार्य नहीं होंगे। जैसे ये ना तो पैकेजिंग कर पाएगा और ना ही पदार्थों को भेज पाएगा और ना ही लाइसोसोम का निर्माण होगा और ना ही सामान्य शर्करा जटिल शर्करा में बदलेगी। तो ये देखिए आपके पाठ्य पुस्तक का भी क्वेश्चन तैयार हो गया। ऐसे ही अब अगला है अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का तंत्र है। फिर वही मेम्ब्रेन युक्त ये नलिकाएं होती हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नलिकाएं देखिए ना ट्यूब जैसी, वैसे झिल्ली युक्त नलिका, इनकी रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके जैसे होते हैं ये आकार में लंबी नलिका तथा गोल या थैली की तरह होती है। गोल मतलब राउंड शेप में, थैली तो आप सभी समझते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से ये बनती है। अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है और ये 2 प्रकार की होती है। पहला, कणिकामय अंतःपर्दवी जालिका की सतह पर कण के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें? कणिकामय अंतःपर्दवी जालिका होगी, उसके ऊपर राइबोसोम मिलेंगे और ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। मतलब कणिकामय का मतलब है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, और ये प्रोटीन का निर्माण करेगी। और दूसरी होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ये वसा व लिपिड का निर्माण करती है। आप इतनी लैंग्वेज में देखिए तो आप तो सिंपल सा है, RER जो है वो प्रोटीन का निर्माण करेगी, ठीक है, और जो SER है वो वसा या लिपिड का निर्माण करती है। ये ध्यान रखना है आपका। तो इसका मेन कार्य क्या हो गया? अंतःपर्दवी जालिका कोशिका एवं बाह्य माध्यम से पदार्थों के परिवहन में, ये पदार्थों के परिवहन में मदद करती है और किसका? प्रोटीन का निर्माण इसमें होता है और वसा और लिपिड का निर्माण भी इसी में होता है। तो ये इस तरह से ये 4 मेजर पॉइंट थे जिनको हमने डिस्कस किया। अगला पॉइंट देखिए, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। नाम में देखिए आंसर है समसूत्री का मतलब समान ही बनाएगा, समान, जितने मतलब 4 हैं तो 4 ही आगे बनेंगे। वह विभाजन जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, संतति मतलब जो बन रही है, मात्र कोशिका के समान होते हैं। मतलब अगर मात्र कोशिका में 16 हैं तो आगे भी 16 ही जाएंगे। समसूत्री विभाजन कहलाता है। यह विभाजन जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। या आप ऐसा समझ सकते हैं, कायिक कोशिकाएं जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान रखिएगा। कायिक कोशिकाएं, जैसे आपने एक पौधा देखा, उस पौधे में फूल को छोड़ दीजिए, क्योंकि फूल क्या है? उसका जेनेटिक पार्ट, मतलब जेनेटिक पार्ट जो है वो फूल है, बाकी का सारा कायिक भाग है, जड़, तना, पत्ती, वो सब उसका कायिक भाग है। तो जितने भी कायिक भाग हैं, वेजिटेटिव भाग हैं, वहां पर समसूत्री विभाजन होगा, जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होंगे। जैसे देखिए, ये मात्र कोशिका है, 4, 8, 12, 16 है इसमें गुणसूत्र। इससे जो 2 नई संतति बनी तो ये 16, इसमें देखिए 4 और 4, 8, 12, 16 थे, ठीक है। ये देखिए ये कितने चले गए इसमें? 4 और 4, मतलब जो आगे की संतति बनेगी उन दोनों में बराबर बराबर ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस 2 के ये चले गए और इस 2 के इधर आ गए, तो जितने थे उतने ही आगे जाएंगे, समझ रहे हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। इसमें आपके प्रश्न नंबर 10 है कि कौन सा विभाजन होगा मरम्मत के लिए पौधों में वृद्धि। आप प्रश्न नंबर 10 देख लीजिएगा, उसमें यह कोशिकाओं की वृद्धि है, ऊतकों की मरम्मत के लिए में कौन सा विभाजन होता है? तो कायिक भाग में तो कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन। उसमें ये आंसर लिखना है समसूत्री विभाजन, ये पूरी परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या रह जाती है, आधी। नाम में ही देखिए अर्धसूत्री मतलब आधा ही आगे जाएगा, ठीक है। ये जनन जो भाग होते हैं, जनन भाग होते हैं, उनमें ये विभाजन होता है, जननांगों में होता है ये मेन। तो ये उसमें समसूत्री में क्या रह गए थे, समान, इसमें क्या हो जाते हैं, आधे। अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। यह विभाजन जंतुओं पौधों के प्रजनन अंगों में, देखिए आ गया ना, वहां पर कौन सा था, कायिक भाग, और यहां पर प्रजनन अंगों में, तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिससे युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करता है। तो प्रजनन अंगों में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री होगा, और इसकी परिभाषा क्या है, संतति कोशिकाओं से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। इस विभाजन में एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। जैसे देखिए ये एक मात्र कोशिका है, पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। 12th क्लास में इसकी पूरी डिटेल है, अर्धसूत्री विभाजन में कौन कौन से होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, वो सारा आएगा उसमें। अभी आप लोगों के इतना नहीं है, तो सिर्फ ये है। कंपटीशन वालों को तो बस ये ध्यान रखना है कि जनन भाग कोई सा भी आ गया तो अर्धसूत्री विभाजन, और बाकी समसूत्री। और 9th क्लास वाले बच्चे परिभाषा याद कर लेना, ये तुम्हारे क्वेश्चन आएगा बहुत बड़ा। इनमें से जो मैं करा रहा हूँ ढंग से कर लेना, चाहे तुम्हारे हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, इनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए मात्र कोशिका से पहले अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो समसूत्री के बराबर ही होता है। क्यों होता है, देखिए बराबर बराबर गए ना, 4-4 भाई, कि 1 2 3 4 थे तो 2 में बढ़ गए। लेकिन जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, तब इनमें से देखिए आधे आधे ही आगे जाते हैं, आधे आधे ही आगे जाएंगे। और इस तरह से इसमें जो विभाजन होता है, तो जो पीढ़ियां होती, जो संतति कोशिकाएं होंगी, उनमें सिर्फ आधे आधे ही लक्षण जाएंगे। तो इसमें ये प्रश्न संख्या 11 है, जो चैप्टर में पाठ्य पुस्तक का प्रश्न, उसमें ये है कि भाई जो जनन प्रजनन अंग होते हैं, आराम से प्रश्न पढ़ लीजिएगा आप बुक में, कि भाई उसमें कौन सा विभाजन होगा। तो जाहिर सी बात है अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन की पूरी परिभाषा आपको लिख देनी है वहां पर, ठीक है। अब पाठ्य पुस्तक के जो बचे हुए प्रश्न हैं, चलिए उनको हल कर लेते हैं हम लोग। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न में देखिए सबसे जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करें। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से हर बार एग्जाम में प्रश्न आएंगे आप लोगों के। अब देखिए पादप कोशिका, अब जब पादप कोशिका पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार पेड़ को दिमाग में रखिए, किसी भी पेड़ को, ठीक है। जंतु कोशिका हमारा है ही। सबसे पहले आप देखिए पेड़ के, जो नीम का पेड़ ले लेते हैं, सबसे बाहर जो होता है वो कितना कठोर पार्ट होता है, ठोस होता है ना, जबकि हमारे स्किन होती है वो क्या होती है, इतनी ठोस नहीं होती ना। क्यों, क्योंकि दोनों में ये फर्क है। सबसे पहला वाला पॉइंट कि इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, सबसे बाहर की तरफ किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, और इसलिए वो कठोर होता है। सेल्यूलोज एक पदार्थ होता है, तथा प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती है। और इसमें क्या पाई जाती है, सेल्यूलोज और फिर प्लाज्मा झिल्ली। जबकि जंतु कोशिका में हमारे जो शरीर है, सबसे बाहर सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली ही पाई जाती है। तो इसमें क्या क्या मिल गया आपको, कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज और प्लाज्मा, जबकि हमारी सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली। अगला, इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, बस ये नाम याद रखिए, सेंट्रोसोम इसमें नहीं होंगे, जो इसमें नहीं होगा वो इसमें होगा, ठीक है। रसधानियां बड़ी एवं पूर्ण विकसित, अब इसमें रसधानियां बड़ी हैं तो इसमें रसधानियां अनुपस्थित होंगी या बहुत छोटी होंगी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पर इसमें उपस्थित होगा, इसमें अनुपस्थित होगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसमें बहुत सारे ये सेंट्रोसोम ऐसे ही मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही मिलेगा। जिसमें भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करवाऊंगा आपकी। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पे देखिए मैंने पूरे चैप्टर के ऐसे नोट्स बना के दिए हैं, इतने आसान शब्दों में कि आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा। और नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। इनमें गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता। अब देखिए इसमें जो गोल्जी उपकरण है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, तो गोल्जी उपकरण इनमें विकसित नहीं होता, तो इसमें विकसित होगा। आप सिर्फ इसके याद करेंगे, ये अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, ये याद कर लिया, इसका उल्टा लिख देना है। अब देखिए इसमें केंद्रक कोशिका की परिधि की ओर खिसका होता है। कोशिका की परिधि मतलब साइड में होता है, जो केंद्रक होगा साइड में होगा, तो इसमें कहाँ होगा, बीच में, सेंटर में। तो ये था पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। अब अगला देखते हैं, देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जो वायरस वगैरह थे, जो पहले के टाइम में जो उत्पत्ति हुई थी, वो प्रोकैरियोटिक चीजें हैं जो बनी, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, ऐसे याद रखिए, उदाहरण जरूर याद रखिए। यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल दोनों ही आ जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे और जंतु।
अब देखिए, अब जाहिर सी बात है वायरस है तो इसका आकार छोटा होगा, सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं, 1 से 10 UMK तक के। तो ये तो बड़े होंगे ना, बड़े आकार के होते हैं। अब देखिए इसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती। केंद्रकीय झिल्ली मतलब केंद्रक के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो नहीं पाया जाता, वो एडवांस किस में पाया जाएगा, इसमें। फिर वही इसके याद कर लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। इनमें केवल एक क्रोमोसोम उपस्थित, क्या होता है, एक क्रोमोसोम ही इसमें उपस्थित होता है, ठीक है, जबकि इसमें कई क्रोमोसोम उपस्थित होंगे। इनमें केंद्रिकाएं अनुपस्थित, इनमें अनुपस्थित हैं तो केंद्रिकाएं इसमें उपस्थित। अगला केंद्रिकाओं के बाद देखिए, इनमें झिल्ली द्वारा अलग किए गए अंगक, अंगक मतलब हो गए इसमें जो भी आपके इसके अंदर जो भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वो सब अंगक हैं, अलग किए गए अंग अनुपस्थित होते हैं, तो इनमें अनुपस्थित होते हैं, तो इनमें उपस्थित होते हैं। इनमें कोशिका विभाजन, कोशिका मतलब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन किससे होता है, विखंडन या मुकुलन। विखंडन मतलब टूट के, जैसे एक वायरस टूटा तो 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। मुकुलन जैसे हाइड्रा में होता है कि उनके शरीर पे ही ग्रोथ होती है, धीरे धीरे बड़ा होकर के वो नया बना लेगा, तो उसको कहते हैं मुकुलन। जो उनके हाइड्रा वगैरह के शरीर पे ही ग्रोथ होती है और धीरे धीरे बड़ा होकर के वो नया हाइड्रा बना लेता है। अविखंडन यानी टूटना। लेकिन हमारे हाथ अगर टूटेगा तो क्या उस हाथ से एक नया कोई जीव बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः किससे होता है, समसूत्री विभाजन से। इनमें क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होती है। क्लोरोफिल, ये बड़ा पॉइंट है इसमें, क्लोरोफिल झिल्लीदार मतलब मेम्ब्रेन पुट्टिका के साथ पाई जाती है, जबकि इसमें प्लास्टिड होते हैं, जबकि क्लोरोफिल किस में होता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। प्लांट्स में, पेड़ पौधों में हमारे, वो किस में पाए जाते हैं, प्लास्टिड में पाए जाते हैं। अब वही था, देखिए मैंने प्रश्न संख्या 3 समझा दिया था आपको अभी पीछे की, प्लाज्मा झिल्ली फट जाएगी तो क्या होगा। तो प्लाज्मा झिल्ली अगर फट जाएगी तो प्लाज्मा झिल्ली हमने पीछे पढ़ा ना अभी कि प्लाज्मा क्या हो, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, पारगम्य झिल्ली, ठीक है। इसका काम क्या है, अधिक सांद्रता से कम, किसमिस वाला उदाहरण बताया था ना कि भाई कितना बाहर से अंदर कोई पदार्थ जाएगा या अंदर से बाहर जाएगा, वो कौन निर्धारित करता है, प्लाज्मा झिल्ली। तो अगर वो झिल्ली खत्म हो जाएगी तो कोशिका के अंदर पदार्थ या तो बहुत ज्यादा चले जाएंगे या बहुत ज्यादा निकल जाएंगे और वो पदार्थ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, अब ये है 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका। बाकी मैंने सारे जो पीछे करवा गया था उनमें है क्वेश्चन, आप आराम से देख लीजिएगा उनके आंसर। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो देखिए एक बार पहले बता दूं, इसका प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस। क्या होती है एंडोसाइटोसिस, मान लीजिए ये कोशिका है मेरा हाथ, ठीक है, इसमें वो क्या करते हैं, जैसे ये है तो इसमें एक ऐसा ना गैप बना लेंगे, वो फूड वैक्यूल जिसको कहते हैं, और उस जैसी पदार्थ उसके ये सरफेस पे पदार्थ है तो देखिए ऐसे मुंह करके उस पदार्थ को अंदर की तरफ ऐसे ले लेगा वो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे ही पदार्थ उसके कहीं पे भी टच हुआ वहां से वो एक क्या खाली जगह बना लेगा, ऐसे देखो ऐसे, और ऐसे अंदर पदार्थ को ले लेगा, तो इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया। तो प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में अमीबा की लचीली कोशिका झिल्ली, अब देखिए लचीली कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ रही है, अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा या पाधाब, कैविटी बनाकर, मैंने बताया ना क्या बना, गड्ढे जैसा गड्ढा बना देती है, वो गड्ढा बना लेती है, अपने भोजन को पहले घेर लेगी वो, तथा एक खाद्यधानी का निर्माण होता है। खाद्यधानी मतलब फूड वैक्यूल बन जाता है और वो अपने खाने को इस तरह से अंदर ले लेती है। तो जैसे ही खाना अंदर चला जाएगा उसको वो खा लेती है। तो इस तरह से वो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया होती है। परासरण क्या है, जल के अणुओं का परासरण, हम पीछे डेफिनेशन परिभाषा पढ़ा ही ना, विसरण परासरण वही है कि जब जल के अणुओं का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, किससे, झिल्ली के द्वारा गया तो परासरण हो गया, झिल्ली नहीं है हवा में जा रहा है, गैस किस तरह जा रहा है तो विसरण हो गया। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें से भी कई प्रश्न आते हैं। देखिए क्या, छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, ठीक है, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इसमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है, एक को उबला हुआ बना, उबाल दिया मतलब पानी में। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखना है और सभी को किस में रखना है, जिसमें पानी भरा हो उसमें। अब पानी ऐसा नहीं पूरा भरा हो, सिर्फ इतना कि वो उसके अंदर नहीं जाए, उसके बाहर बाहर आए, समझ, डूबना नहीं चाहिए वो। कप ए को खाली रखना है, कप बी में 1 चम्मच चीनी डालनी है और कप सी में 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है। उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डाल दी। तो ये चारों कप की स्थिति हो गई A B C D,
अब ये कह रहा है आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो और निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। सबसे पहले बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गया? मतलब बी और जो सी थे, बी जिसमें 1 चम्मच चीनी डाला था और 1 चम्मच नमक, इनमें पानी आ गया। क्यों आया पानी? क्योंकि देखिए जो बाहर, अंदर तो पानी था नहीं, बाहर उसकी कोशिकाओं में तो पानी था ना, तो हायर कंसंट्रेशन उधर था, इधर लोअर था, तो पानी कहाँ जाएगा? ज्यादा से कम की तरफ ही तो जाएगा, तो इसलिए वो ज्यादा से कम की तरफ आ गया। चूंकि बी और सी देखिए कच्चे आलू से बनाए गए, इनकी कोशिका झिल्ली किसका काम कर रही है? वर्णनात्मक पारगम्यता का, झिल्ली का काम कर रही है ना, कि भाई अंदर पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, जिससे जल परासरण द्वारा, कौन सी प्रक्रिया हो रही है? परासरण अभी पढ़ा ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, परासरण द्वारा BC के अंदर पानी चला गया। अगला प्रश्न देखिए, ए आलू का कप इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसको खाली रखा था। तो आप क्या देखेंगे, अगर आपने उसको खाली रखा तो उसमें जो कोई भी बदलाव नहीं आएगा। क्यों बदलाव नहीं आएगा? क्योंकि देखिए इसके अंदर और बाहर का माध्यम बिल्कुल बराबर रहेगा, जिसमें देखिए ये रहा, बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर है। क्या है? बराबर है। तो इसीलिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें ना तो नमक डाला है ना चीनी, ताकि सांद्रता कम या ज्यादा नहीं हुई। तो इसीलिए अंदर बाहर जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर थी, इसीलिए इसमें शुद्ध गति नहीं हो पाई। अणुओं की कोई शुद्ध गति नहीं होती है, बस ये याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखिए, थर्ड वाला, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ? इसका वर्णन करो। तो ए का तो अभी बता दिया, क्या कि उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ बराबर ही क्या था? सांद्रता बराबर थी ए की, इसीलिए उसमें नहीं हुआ। और ये जो डी है इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको उबाल दिया, तो उबालने से क्या हुआ? जो पारगम्य झिल्ली थी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो जब झिल्ली नष्ट हो गई तो भैया उसको पानी को अंदर या बाहर जाने के लिए कौन बोलेगा? गार्ड को ही हटा दोगे तो कंपनी में कौन अंदर गया कौन बाहर गया कहां से पता चलेगा? वैसे ही देखो, तो डी उबले हुए आलू का था, जिसमें 1 चम्मच चीनी भी थी, परंतु उबला होने के कारण वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का गुण वो खो चुका था, इसीलिए उसमें पानी नहीं गया। प्रश्न संख्या 10 और 11 मैंने आपको पीछे करवा दिया है। तो ये इस पाठ को पूरा जो ये पाठ है मैंने आपको समझा दिया। बस एक चीज रह गई, आपको बस 2 नोट डायग्राम, एक तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों के चित्र याद कर लीजिएगा। बाकी ये पूरे चैप्टर की तैयारी हो गई है कक्षा 9th वालों के, क्लास 9th वालों के लिए। और कंपटीशन वाले जो बच्चे उसमें पूरा वीडियो जिन्होंने देखा है, आप लोगों के लिए कोशिका में से कहीं से भी प्रश्न आए इससे बाहर नहीं आएगा। सामान्य विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। तो आप लोग अपने इस चैनल को अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाएं। देखिए तभी हमें भी मजा आएगा। और जल्दी ही अगर आप लोगों ने जल्दी ही अगर एक अच्छा लेवल मुझे दिया तो रियली मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करूंगा। मैथ, साइंस, मैं कह रहा हूं सारे सब्जेक्ट एक ही पीरियड में खत्म कराऊंगा, एक चैप्टर एक बार में, जैसे आज ये चैप्टर खत्म हुआ है। चलिए और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक खुश रहिए, खूब खेलिए। अच्छा हाँ, 1-2 घंटे जरूर खेला कीजिए। जो बच्चे आजकल फिजिकली बहुत वीक होते जा रहे, मैं देख रहा हूं, आप सभी 1 घंटे जरूर खेलिए, अपने आप को हेल्दियर बना के रखिए और अपने भविष्य के लिए आगे ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।